100 पोल हो गया, इतना हो गया ना। अब इसके हम लोग टॉर्क और स्पीड का एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फेजर डायग्राम को देखेंगे। एडेड पोल का कितना रहता है एफिशिएंसी, दक्षता 5 से 35%। आज हम लोग को यहां से पढ़ना था ना, रिलक्टेंस मोटर को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें लगता है ना इधर कॉपी है ना, कॉपिया है कि नहीं, कहाँ है पीपीटी? हाँ ये जय माता दी, ये दिखाई दे रहा है चला नहीं दिखाई दे रहा? हम आज बात करेंगे दोस्त मेरे वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक की, टॉर्क और स्पीड के कैरेक्टरिस्टिक की। ध्यान से समझना, ये बात तो आपका क्लियर है कि टॉर्क का मान अगर ज्यादा होगा तो गति कम होगी, कोई डाउट है क्या? और टॉर्क का मान अगर कम होगा तो गति का मान ज्यादा। 1956 से हम आपको बता रहे हैं, अगर गति कम है तो लगने वाला बल ज्यादा, और अगर गति ज्यादा तो लगने वाला बल क्लियर। हमको ये बताइए, जितना भी व्यवस्था आप कर रहे हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हो, फेज को दो भाग में बांट रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं, या स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं, या रनिंग के लिए भी लगा रहे हैं, या परमानेंट कैपेसिटर लगा रहे हैं, यानी 4 अरेंजमेंट है। आगे है सेटेड पोल। इस सब का काम क्या है? प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना कि घटाना? हाँ पक्का वाला बात बोल। हम ये कह सकते हैं कि फेज को बांटना, कैपेसिटर लगाना, क्या लगाना? फेज को बांटना, कैपेसिटर लगाना, या एडेड पोल बनाना, सबका काम क्या है? प्रारंभिक बल आघूर्ण को बढ़ाना कि घटाना, जिसके कारण मोटर दे दो, जिसके कारण मोटर क्या होगा? घूमेगा। प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ाइएगा तो मोटर आपका घूमेगा, प्रारंभिक बल आघूर्ण बढ़ाइएगा तो मोटर आपका क्या होगा? घूमेगा। इसमें कोई दिक्कत है? अब अगर नॉर्मल कंडीशन में बल आघूर्ण की बात करोगे, टाउ और गति की बात करोगे, ऐसा होगा। किस कंडीशन में? सामान्य स्थिति में, जब तुम कोई अरेंजमेंट नहीं करोगे, सामान्य स्थिति में कोई अरेंजमेंट नहीं, नो कैपेसिटर, देयर इज नो स्टार्टिंग वाइंडिंग, कुछ भी नहीं, सेटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये टॉर्क है और ये क्या है? गति है। ये जो यहां से यहां तक की जो गति होगी, जो महत्तम होगी, जिसको हम लोग सिंक्रोनस गति कहते हैं। महत्तम गति को कौन गति कहते हैं? रोटर का जो स्पीड होगा सिंक्रोनस से थोड़ा कम होगा कि ज्यादा होगा? सिंक्रोनस गति कौन गति है? महत्तम। हमारा जो रोटर का स्पीड होगा कभी भी महत्तम, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तो है नहीं कि लॉक होकर चलेगा, तो जब भी होगा रोटर का स्पीड उससे कम होगा। यही दोनों का अंतर ही ना स्लिप है, यही जो अंतर है दोस्त मेरे, यही क्या है? यही क्या है स्लिप? क्लियर? ये सामान्य है, कुछ नहीं लगाए, ना कैपेसिटर लगाए ना कुछ लगाए। जैसे ही इसमें हम स्प्लिट फेज लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, परमानेंट कैपेसिटर लगा देंगे, हमारा जो ये बल आघूर्ण यहाँ है, इस में प्रारंभिक बल आघूर्ण कितना है? देखो प्रारंभिक बल आघूर्ण 0 से स्टार्ट हो रहा है। प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होगा? इसलिए मोटर स्टार्ट होगा। प्रारंभ में धक्के नहीं लगा तो मोटर कभी स्टार्ट होगा? इसीलिए यहां देखो तुम, गति भी 0 है प्रारंभ में, और टॉर्क भी 0 है। प्रारंभिक अवस्था में गति भी 0 है यहाँ, और टॉर्क भी क्या है? 0। क्लियर? टॉर्क 0 है और गति भी क्या है? 0। अब अगर हम इस टॉर्क को बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं? टॉर्क यहाँ है, टॉर्क को यहाँ लेना। टॉर्क को अगर हमको बढ़ाना होगा तो धीरे धीरे गति का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ये चलने लगे, कुछ ना लगाएं तभी ये चले, आपको टॉर्क बढ़ाने के लिए धक्का देना होगा। तो धक्का दीजिएगा तो थोड़ा सा टॉर्क यहाँ आएगा। टॉर्क एक प्रकार का वह बल है जो घूर्णन गति में लाने की चेष्टा करता है। आप धक्का दीजिएगा, टॉर्क बढ़ेगा तो गति और बढ़ेगा, और ये टॉर्क यहाँ चल गया, गति नहीं आ जाएगा। तो धीरे 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 मशीन स्पीड पकड़ ले, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्पीड। यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा? मानता हूँ। आप देखिए, अब हम जैसे जैसे अरेंजमेंट करेंगे हमारा टॉर्क बढ़ते जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितने को दिखाई दे रहा है? एकदम आराम से, बहुत बढ़िया। आए, यह स्प्लिट फेज कौन से चला? आराम से चला, पढ़ाने दो। अभी एग्जाम का डेट नहीं है, अभी एकदम एग्जाम नवंबर से पहले कोई बात लगने रहा। अभी तो सुधार का भी ऑप्शन नहीं दिया। पहले तो तत्वा तांती वाला सुधार देगा, 15 दिन तो वही खाएगा, और अब तुम्हारा सिलेबस जब चाहेंगे तब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? जो बड़ा बड़ा टॉपिक था सब पढ़ा। हम सोच रहे हैं कि काहे लगे इसके लिए और अच्छे से पढ़ा दिया जाए। स्प्लिट फेज प्रेरण
मोटर की गति और टॉर्क का विलक्षण। किसका विलक्षण? इधर गति और इधर क्या है? टॉर्क। अब बढ़िया देखो, ये तो सामान्य अवस्था में है, कौन अवस्था में? अब हम स्प्लिट फेज कर दिए, फेज को दो भाग में क्या कर दिए? स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट कर दिए दोस्त मेरे। अब तो हमारा जो टॉर्क होगा वो दो चीजों के कारण होगा, एक स्टार्टिंग के लिए और एक किसके लिए? रनिंग के लिए। एक स्टार्टिंग से टॉर्क बनेगा और एक किसके से बनेगा? रनिंग। तो बताओ, जैसे ये वाला जो मामला आप देख रहे हैं, ये अब टॉर्क देखो प्रारंभ में ही जब समय का गति का मान 0 है तो टॉर्क ज्यादा है कि कम है? गति 0 है। हम अभी ये गति इसकी अभी 0 है, लेकिन टॉर्क जो लगने वाला बल है वो लग गया, उसकी मात्रा है। पहले क्या था? 0, जब कुछ नहीं कहते। अब लेकिन जब स्प्लिट फेज कर दिया, टॉर्क की मात्रा है कि नहीं है? वेग 0 जरूर है, लेकिन टॉर्क की मात्रा तो घुमाना देगा। अगर हम से टॉर्क बढ़ेगा, गति बढ़ेगी। एक बार गति बढ़ गया, हमको तो प्रारंभ में ही ना टॉर्क ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में बलाघूर्ण ज्यादा चाहिए होता है। बोलो हाँ। अब भैया प्रारंभ में जब 75% स्पीड तक पहुंच गया, अब अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। ओपन कर देंगे तब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट होगा कि कनेक्टेड रहेगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तब केवल रनिंग वाइंडिंग के कारण टॉर्क होगा। अब तो कोई ऐसे हो रहा है तो टॉर्क तो घट जाएगा, ऑब्वियसली टॉर्क घट जाएगा क्योंकि गति तो बढ़ रहा है ना। गति जब हमें तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं? जब गति बढ़ जाएगा तो टॉर्क का मान घट जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हम इसमें बात करें, इसमें तो मेरे हमारा गति जो है टॉर्क ज्यादा है प्रारंभ में, जब 75% स्पीड पर गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया, हुआ ओपन हो गया। अब यहाँ से केवल इक्वल वाइंडिंग पर चलेगा। अब भैया इधर आए तो गति भी तो बढ़ा, तो गति जब यहाँ बढ़ गया तो टॉर्क घटेगा ना? बोले नहीं करें। अब चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जेकरा में कहां लगाए हैं? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अगर बात करें, ये सप्लाई है, तो यही अरेंजमेंट है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है कि मेन? आइए ना, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग? स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग? आइए वाला जो इसका जो अरेंजमेंट है वो कौन है? स्प्लिट फेज ना, ये अरेंजमेंट है इसका। अब हम कैपेसिटर लगा दिए तो तुम देखो यहाँ टॉर्क यहाँ था, अब टॉर्क बढ़ा है कि घटा है? तो प्रारंभिक टॉर्क बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। फिर ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण, केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग के कारण हमारा टॉर्क जो है क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटर लगा दिए। अब जब बढ़ गया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन करेंगे फिर रनिंग वाइंडिंग के कारण चलेगा। यहाँ आप कह सकते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों का लगभग यूज होता है, क्योंकि भैया दोनों कनेक्टेड है। फिर आते हैं दोस्त मेरे, क्या करें? कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर, यानी इसमें कैपेसिटर स्टार्ट के लिए रन के लिए इसका अरेंजमेंट याद है ना? है एगो को डिस्कनेक्ट कर देंगे, एगो को क्या रखेंगे कनेक्ट? किसका सामर्थ्य ज्यादा होगा? स्टार्टिंग का कि रनिंग का? स्टार्टिंग का सामर्थ्य ज्यादा होगा। अब तुम देखो गौर से, स्टार्ट और रन के लिए कितना परसेंट तक बढ़ जाता है? 300 से कितना? 4। यानी अगर स्टार्ट और रन दोनों के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं 4 गुना तक टॉर्क बढ़ जाता है। कितना गुना तक? इसमें भी 1.5 4 गुना तक, इसमें बढ़ के कितना गुना तक? 4 गुना तक टॉर्क बढ़ जाता है। और जब टॉर्क बढ़ जाता है तो फिर धीरे धीरे इसमें टॉर्क जो है क्या होता है? घटता है। अब फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है? ओपन होता है। अब फिर ये वेरी करते हुए केवल रन कैपेसिटर पे चलता है। केवल किस पर चलता है? रन कैपेसिटर। और उसके बाद तीसरा है जब स्थायी कैपेसिटर आप लगा दोगे। क्या लगा दोगे? स्थायी कैपेसिटर में देखो टॉर्क 0 से थोड़ा सा बढ़ेगा। 0 से क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। और उसके बाद कौन है? जब शेडेड लगाओगे इसका भी हम वाला देखो 100% से कम है कि ज्यादा? इसमें देखो बढ़िया से 100% तक है। अरे बोलें दे, इससे थोड़ा कम है कि ज्यादा है? इससे कम टॉर्क है इसमें, इससे भी कम टॉर्क है, इससे भी कम टॉर्क है, इसलिए इससे भी कम टॉर्क, इससे थोड़ा सा ज्यादा। बोलें दे, लगभग यही रेंज का दोनों है। इसलिए इसका उपयोग कम टॉर्क के लिए और खिलौना के लिए करते। इसलिए करते खिलौना के लिए करते। अब देखो इसका अगर हम इसका चला सबका स्ट्रक्चर पता है ना? अरे दानव, स्प्लिट फेज का, कैपेसिटर स्टार्ट का, कैपेसिटर रन का, शेडेड पोल का, केवल कैपेसिटर रहेगा जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहेगा, पता है ना? अब देखो इसका अगर फेजर डायग्राम देखोगे, तलक जो बात भी करते, ये है IM, IF, ये है वोल्टेज। भैया ये कितना डिग्री? 40 से 50। इसमें आइएगा IF कहाँ? ये क्या? ये हो गया तुम्हारा IF। ये क्या है? IF। और ये अगर I है, रिजल्टेंट हो गया I। ये हो गया दोस्त मेरे वोल्टेज। ये IF बताओ कैपेसिटर लगा दिया तो लीड करेगा कि लैग करेगा? लीड करेगा। और ये हो गया तुम्हारा I। इसमें आओगे वोल्टेज IF ना? ये प्रोसेस यहां पर एंगल कितना डिग्री? 40 से 50। यहां बोले एक्जैक्ट 90 होगा क्या? कुछ नहीं किया, कैपेसिटर लगाया तो जो IF लैग कर रहा था ये पीछे ना था, अब IF क्या हो गया? लीड। कैपेसिटर स्टार्ट के लिए भी रन के लिए लगा तो और में लीड कर गया। पता नहीं बुझा रहा है, थोड़ा बुझा रहा है। अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो प्रारंभिक में टॉर्क भी 0, गति भी 0। जैसे ही फेज को स्प्लिट करेंगे टॉर्क का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कैपेसिटर लगा देंगे और बढ़ेगा। बोलेंगे। और अगर दोस्त मेरे ये तुमको ऊंचा दिख रहा होगा, एक ग्राफ में परसेंटेज दिखाया गया, ऊंचा नीचा नहीं देखो, यहाँ पर यहाँ 150 से 200 होगा। आई कितना है? ऐसा अगर इसका ग्राफ बनाते यहाँ से बनाते, बोलेंगे
और फिगर कॉपी निकाल लो, इसके साथ ये बनाओ, इसके साथ ये बनाना, इसके साथ ये बनाना, और ये दोनों भी बनाना। बना लेगा नहीं? हाँ क्या हुआ? मारेंगे पीडीएफ के मंगसा बनता है, लिख। हुआ 8 बजे तो यही होता है। चलो पीडीएफ देके पढ़ाना, हाँ लिखाक पढ़ाना, लिखाक पढ़ाएंगे 1.5 साल में खत्म नहीं। इसमें कितना गुना तक फर्क होता है? 4 गुना तक, 400%, 4 गुना। एक का 100% बढ़ा देंगे कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। 1 बढ़ेगा मतलब कितना? 2। तो कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। हो गया। अब इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा ना वो आप बना पाइएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं, हम ही बनवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। इस बेसिस पर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। हो गया। अब बनवाना क्या है? चला खाली आईएस और आईएम के बीच के कोण पर सारा क्वेश्चन, टॉर्क पर क्वेश्चन। तुमको कहेगा कुछ नहीं करेंगे, प्रारंभिक टॉर्क, प्रारंभिक स्पीड का मान 0, माध्यम क्या होगा? 0 होगा। बोलो ने कहेगा सबसे ज्यादा टॉर्क कब होगा? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में। कहेगा सबसे कम टॉर्क किसमें होगा? स्टैंडर्ड पोल में ना। बोल रहा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब ऑफ कर देंगे तो खाली कौन वाइंडिंग काम करेगा? इसका क्वेश्चन है, अब ये बना लो। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ कर देंगे तो केवल कौन वाइंडिंग काम करेगा? रनिंग वाइंडिंग। बोलेंगे लेकिन दोस्त मेरे इसमें जब आओगे, किसमें? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में ये वो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट होता है, आज स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड रहता है। इसलिए यहाँ कुछ हद तक जो है यहाँ कंप्लीट स्टार्ट और रन दोनों होता है, बाद में केवल रनिंग वाइंडिंग पे काम चल जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ करेंगे केवल कौन काम करेगा? रनिंग वाइंडिंग, दोनों में। बोलेंगे तुमको कहेगा कैपेसिटर लगाने से टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? देखो यहाँ कैपेसिटर नहीं है तो टॉर्क यहाँ लगा दिया तो बढ़ने गया। कैपेसिटर लगाने से टॉर्क का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो क्वेश्चन तुमको मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ कर देंगे स्प्लिट फेज में तो केवल किस पर काम करेगा? रनिंग वाइंडिंग। केवल किस पर काम करेगा? रनिंग वाइंडिंग। अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा आईएस और आईएम के बीच का कोण कैपेसिटी स्प्लिट फेज में कितना? आप बताओ इसमें लैगिंग रहेगा करंट की लीडिंग रहेगा? लैगिंग। इसमें आएगा तो लीडिंग, इसमें और ज्यादा लीडिंग। एक्चुअल कोण होना कितना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? हो गया। 10-12 क्वेश्चन है इसमें इसी टाइप का। क्वेश्चन आएगा सामने तब बना दीजिए। बड़ी सर भाई आपने थ्योरी को समझा है या नहीं? प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, बना के देखिएगा। कल हम लोग अगली मोटर की ओर पढ़ेंगे, रिलक्टेंस मोटर की ओर कल हम लोग पढ़ेंगे, एक हिस्टेरेसिस मोटर की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन चला कभी पंखा के बारे में जो है ना, हम लोग सारा स्टैंडर्ड पोल तक पढ़े ना, कभी पंखा के लिए जो है क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें घूमता कौन पार्ट है? बॉडी वाला पार्ट घूमता है, कौन बोलता है? इसका जो मोटर होता है परमानेंट कैपेसिटर टाइप होता है, अस्थायी कैपेसिटर प्रकार का होता है। क्या होता है? अस्थायी कैपेसिटर प्रकार का होता है। किसका मोटर? पंखा का। और घूमता कौन है? बॉडी। और रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज को नियंत्रित करता है। वोल्टेज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एक मिनट बोल रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना, ये आज वाला क्वेश्चन है क्या किसी के पास? देखो, अगर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर की बात करेगा, ध्यान देना। जैसे मान लो कैपेसिटर मोटर की बात करेगा, किसकी बात करेगा? कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रन मोटर, दो क्वेश्चन था आज। इस सब के बारे में अगर कहेगा ये किस टाइप है, या पंखा का मोटर या किसका मोटर? पंखा का मोटर। तो आपको इसका जो आंसर देगा, इसका पहला आंसर होगा ये सब सिंगल फेज प्रेरण मोटर, और ये अगर नहीं रहेगा तब कहेंगे ये 2 फेज प्रेरण मोटर। आप कहेगा ये समझे नहीं सर, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा और ये सेकंड ऑप्शन होगा। इस पर आज हम 2 क्वेश्चन करवाए भी थे। इसका एक बात बताइए, ये जो कैपेसिटर मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है या पंखा का मोटर, इसका में 2 फेज होता है, सब कितने फेज होते हैं? लेकिन एक्चुअल में ये हम पढ़ रहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नहीं पार्ट है, कोई भी नहीं करेगा। इस सब हम कहेंगे कौन मोटर है? सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, इंडक्शन मोटर। ये नहीं रहेगा तो 3 फेज होगा क्या? डीसी होगा क्या? तब क्या होगा? 2 फेज इंडक्शन मोटर। समझ में आया? आज का क्वेश्चन भी था, हम करवाए भी थे। अब पंखा का घूमने वाला भाग कौन होता है? बॉडी। आई कैसा प्रकार का होता है इसमें? अस्थायी कैपेसिटर मोटर। मतलब इसके कैपेसिटर को खोलते हैं कि छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। रेगुलेटर किसको नियंत्रित करता है? वोल्टेज। राइट इट डाउन। हो गया? हो गया?
पढ़िए। कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए सबसे कम पावर फैक्टर जो है स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और थ्रेडेड पोल में सबसे कम थ्रेडेड पोल का लिख लो। सबसे कम पावर फैक्टर थ्रेडेड पोल का होता है। सबसे कम पावर फैक्टर थ्रेडेड पोल मोटर का होता है। कितना होता है? आप देखो थ्रेडेड पोल की जब बात आ गई, आज हम बताए भी हैं, ये वाला जो भाग है क्या ये, यहां जो ये वाला भाग है खुला कॉपर होता है ये, और इसको हम लोग कहते हैं कौन पोल? थ्रेडेड पोल। जब भी डायरेक्शन होगा साइलेंट टू थ्रेडेड होगा, रोटर का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? रोटर का डायरेक्शन साइलेंट टू थ्रेडेड होगा कि थ्रेडेड टू साइलेंट होगा? और अगर इसको इधर और इसको इधर रख दीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। बोलिए, यहां अगर आप कहिएगा अगर यहां पर हम इंडिंग लगा देते हैं, ये कौन पोल हो जाएगा? सैलिएंट ना, आई क्या हो जाएगा? थ्रेडेड पोल। अब जो रोटर हम लगाएंगे उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा, सैलिएंट से। क्या डाउट है क्या? आई आंसर है, बोलो। हाँ जी, जैसे पूरा को भी साइलेंट पोल बोलते हैं, साइलेंट पोल का एक हिस्सा है थ्रेडेड पोल, ठीक है? इसी का एक हिस्सा क्या है? थ्रेडेड पोल। अलग अलग देखिए, इसको साइलेंट और इसको थ्रेडेड आप बोल सकते हैं। हो गया? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या ही पर डीसी एक्साइटेशन है क्या? हम अभी आपको जो चार पढ़े हैं ना, उसी चार की बात कर रहे हैं। स्प्लिट फेज, स्टार्ट, स्टार्ट रन, थ्रेडेड। पढ़े पढ़े हो? एक बात बताइए, अगर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, कौन मोटर है? ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, ये आपका रोटर है। रोटर कौन सा है? स्क्वायरल केज ना। रोटर कौन सा है? आपको इसकी गति को बदलना है। ये रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? मेन वाइंडिंग। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है? स्टार्टिंग वाइंडिंग को कभी कभी क्वेश्चन में हिंदी में आता है और प्रारंभ भी लिखता है। प्रारंभ का मतलब तो स्टार्ट होता है। आपको क्वेश्चन कहेगा कि हमको इसके रोटर की गति को बदल देना, किसको बदलना होगा? स्टार्टर के करंट के डायरेक्शन को कि रोटर के करंट के डायरेक्शन को कि दोनों को? कोई एक को, या तो स्टार्टर के या तो रोटर, मतलब या तो स्टार्टर के, सॉरी, या तो स्टार्टर के स्टेटर के दो भाग। स्टेटर के कितने भाग? दो, एक स्टार्टर वाइंडिंग और एक रनिंग। ये पूरे को कहते हैं स्टेटर, क्या कहते हैं इसको? ये जो लगा हुआ है ये स्टार्टर। बोलो, किसी एक का डायरेक्शन बदल दोगे, किसी एक का, इसकी गति क्या हो जाएगी? बदल किसी एक का। प्राथमिक रूप से हम लोग किसका बदलेंगे? स्टार्टर। स्टार्टर का कि स्टेटर का? स्टार्टर का। लिखिएगा स्प्लिट फेज। अब एक मिनट, स्प्लिट फेज में सब आ गया, स्प्लिट फेज भी आ गया, स्प्लिट फेज में कैपेसिटर भी आ गया, सब आ गया। थ्रेडेड छोड़ के, थ्रेडेड में तो इन के जगह को क्या करना होगा? बदलना। इसलिए तो उसकी गति को बदलना मुश्किल है। किसकी गति को? थ्रेडेड। सबसे ज्यादा मुश्किल किसकी गति को बदलना है? थ्रेडेड। लिखिएगा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर की गति को, गति की दिशा को बदलने के लिए, गति की दिशा को बदलने के लिए, गति की दिशा को क्या करने के लिए? बदलने के लिए किसी एक या तो स्टार्टर वाइंडिंग या तो रनिंग वाइंडिंग की दिशा को बदलना होगा। या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या तो वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग की दिशा को क्या करना होगा? किसी एक को, इनपुट सप्लाई को बदलने का बदल जाएगा, तब दोनों का बदल जाएगा। बोल रहे किसी एक का बदला। प्रेफरेंस में हम लोग किसको लेंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग। किसको लेंगे? इस सब जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा गति बदलने में दिक्कत किसका होता है? ये चारों में। लेकिन आगे जाइएगा तो आप रिलक्टेंस मोटर पढ़िएगा, उसका डायरेक्शन बदलना और मुश्किल, ठीक है? इन चारों में अगर कहेगा आपको कि सबसे ज्यादा गति बदलने में किसमें दिक्कत होगा? सेकंड में, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, गति बदलना। गति बदलना मतलब गति की दिशा बदलना। गति बदलना है गति की दिशा बदलना।
किस मोटर में मुश्किल है? स्प्लिट पेज, कैपेसिटर स्टार्ट, सेटेड पोल। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। क्या होगा बता? सेटेड पोल ना। सबसे ज्यादा पावर फैक्टर किसमें होगा? सबसे अधिक, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। पावर फैक्टर इसी में होगा, सबसे अधिक टॉर्क भी इसी में होगा। इसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। क्यों सबसे ज्यादा टॉर्क होगा इसमें? कभी ग्राफ में भी आपको दिखाई दे 400% तक था। अरे बोला 4 गुना तक टॉर्क ज्यादा मिलेगा। 0 स्पीड पर 4 टॉर्क मिलेगा रनिंग कंडीशन का। इसमें दिक्कत नहीं है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच सीरीज में लगा हुआ रहेगा वगैरह। अरे सेंट्रीफ्यूगल स्विच किसमें सीरीज में रहता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग में। आप 75% के बाद कौन सा वाइंडिंग एक्टिवेट होता है? रनिंग वाइंडिंग। कौन वाइंडिंग? क्लियर है ना? अब चलिए अगले मोटर की ओर। अगला मोटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिलक्टेंस मोटर। खिलौना में कौन मोटर? दो तीन क्वेश्चन ऐसा है चला कम से कम 15 बार प्रीवियस ईयर। ये तो यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर काम करता है। ये वो खिलौना में, ग्राइंडर में, खिलौना में सेटेड मोटर की तो कम बार है, लेकिन ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर 10 बार है। सब एग्जाम में मिला के क्वेश्चन किसी भी बुक का देखिएगा, सब प्रीवियस ईयर तो सब बुक में एक के दिल है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मोटर की। सिंक्रोनस मोटर के दो प्रकार, कौन कौन? रिलक्टेंस और कौन? हिस्टेरेसिस। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलक्टेंस, है ना? समझने की कीजिएगा चेष्टा। तेरे नैना मेरे नैना, कहाँ रखा है वीडियो? स्क्रीन पे है क्या? एक मिनट चलो। रिलक्टेंस मोटर, तो आगे है रिपल्सन मोटर। रिलक्टेंस मोटर, यह रिपल्सन मोटर। पहले हम लोग किसको देखेंगे? आपका इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है यूनिवर्सल, अगर सब मिला के 100-150 क्वेश्चन पूछा है ना, तो 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में यही सब। 30 क्वेश्चन में समझो कि 2 क्वेश्चन 12-15 बार पूछा है, मात्र 2। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। रिलक्टेंस मोटर को भी देखेंगे कैसे काम करता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वन मोटर, रिलक्टेंस मोटर। आप मैग्नेट, मैग्नेट है क्या? हाँ है। एक बात बताइए, चला जी, ये मैग्नेट है, ध्यान से देखना। ये इसका और इसका ये अपोजिट पोल है। ये नॉर्थ वाली साउथ है, ये साउथ है नॉर्थ। बढ़िया देखो, ये जब हम यहां लेकर जाते हैं, क्या कर रहा है? अगर ये स्टेटर हो जाए, आई रोटर हो जाए, में करंट देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि एसी दे रहे हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। आई नॉर्थ पोल साउथ पोल जब ये रोटर जो है इसके पास जब आएगा तो इस पर ऐसे करके एक बल लगाएगा, ऐसे ये ऐसे करके बल लगाएगा, इसी बल से घूमता है। ये हो गया तुम्हारा स्टेटर, ये हो गया तुम्हारा रोटर। जब ही लॉकिंग होता है फिर घूमना शुरू। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या था, 3 फेज डालते थे, इसमें भी लॉकिंग के मैग्नेटिक लॉकिंग से घूमता है। जैसे ही करंट इसमें डालते हैं स्टेटर में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये इसको क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, खींच के अपनी ओर खींच के इसको क्या करने लगता है, तो उसमें लॉक करता है। इसमें तो करंट नहीं है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बोलेंगे आई दोनों के बीच में एयर गैप है, तो इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको क्या करेगा, घुमा। सेम एज सिंक्रोनस मोटर आप कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर पढ़े हैं ना, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंस, क्योंकि इसमें सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज में स्पीड का वेरिएशन होता है, लोड बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर में ऐसा होता है क्या? अब 3 फेज में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन 3 फेज में भी लोड अगर थोड़ा बहुत घट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 फेज का पावर सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ सिंगल फेज में हमेशा ध्यान रखना कि लोड बढ़ेगा तो गति का मान घट जाए। लिख लो, सिंक्रोनस मोटर में लोड के घटने बढ़ने से गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंक्रोनस मोटर में लोड के घटने बढ़ने पर गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सिंगल फेज प्रेरण मोटर में लोड के बढ़ने से गति घट जाता है, लोड के बढ़ने से गति घट जाता है, लोड के बढ़ने से गति क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये जो रिलक्टेंस मोटर है उसमें हेडिंग तुमने तो रिलक्टेंस मोटर दिया, रिलक्टेंस मोटर का जो पावर फैक्टर है ना वो 0.6 to 0.7% होता है, 0.6 to 0.7 होता है। इसका जो दक्षता की बात करोगे इस 70 से 80% होता है, इसकी दक्षता ज्यादा होती है। रिलक्टेंस मोटर हेडिंग दिया ना,
इसका जो रोटर होता है वो स्पाइरल केज होता है। रोटर तो सबका स्पाइरल केज है रे। इसका रोटर क्या होता है? स्पाइरल केज होता है। ठीक है, रोटर कैसा होता है? स्पाइरल केज। स्पाइरल केज बढ़िया। और फैक्टर कितना होता है? अदक्षता सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है ट्रांसफार्मर की? 95 से 99 की। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एक चीज और चला कभी पूछता है कि अगर हम किसी भी मोटर में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करें वोल्टेज का और करंट का तो हमारा पावर फैक्टर और टॉर्क दोनों इंप्रूव कर जाएगा। अब जैसे हम क्या किए थे, ये जो हमारा कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर जो लगा हुआ है इंडक्शन मोटर कहां पर? पंखा में। इसमें पहले जो आता था वो बड़का वाला रेगुलेटर आता था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल रेगुलेटर जो यूज किए हैं तब उससे दक्षता क्या हो गई? बढ़ गई। लॉसेस लगभग कितना हो गया? जीरो, लगभग जीरो। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करंट और वोल्टेज देने से पावर फैक्टर और टॉर्क दोनों में क्या होता है? सुधार। लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मतलब डायोड ट्रायोड डायोड इस सब का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सप्लाई किसी भी मोटर में देने पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सप्लाई किसी भी मोटर में देने पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सप्लाई किसी भी मोटर में देने पर उसका पावर फैक्टर और टॉर्क दोनों सुधरता है। पावर फैक्टर और टॉर्क दोनों क्या होता है? सुधरता है। अच्छा, कहीं पर अगर तुमको कहा दे कि पावर फैक्टर का मान 60% है, इसका मतलब पावर फैक्टर कितना है? इस पर ध्यान में रखना है, तो निम्न फंस जाएगा। पावर फैक्टर का मान कितना कहते हैं? 60% है, तो पावर फैक्टर कितना हो गया? 0.6। ठीक है ना? पावर फैक्टर कर देते 60% है तो पावर फैक्टर का मान वैल्यू कितना हो गया? 0.6। 70 दे देगा 0.7। आप देखो पहले तो रिलक्टेंस क्या है हम लोगों को पढ़ाए थे, याद नहीं होगा। हम बोले थे विद्युतीय मार्ग में जो काम प्रतिरोध का है वही चुंबकीय मार्ग में प्रतिष्ठंभ का है। प्रतिष्ठंभ को ही रिलक्टेंस कहते थे। मैग्नेट पढ़ा रहे थे बच्चा का, मैग्नेट पढ़ा है सिलेबस में, सही सिलेबस में नहीं था, लेकिन चूंकि नहीं पढ़ाएंगे तो यहाँ नहीं समझ में आएगा। देखो क्या है, जैसे अगर प्रतिरोध का मान कम होगा, इसका मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होगा। रिलक्टेंस का मान कम होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का प्रवाह तेजी से होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो रुकावट है उसी को रिलक्टेंस प्रतिष्ठंभ कहते हैं। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं रिलक्टेंस मोटर। लिखेगा चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे प्रतिष्ठंभ, हिंदी में प्रतिष्ठंभ, इंग्लिश में रिलक्टेंस कहते हैं। जो काम प्रतिरोध का है वही काम यहां किसका है? रिलक्टेंस का। तो ये दिखाना ये चाह रहा है कि आयरन और आयरन में चुंबकीय बल रेखाएं तेजी से जाएंगी, हवा में तेजी से नहीं जाएंगी। इसलिए तुम देखोगे ज्यादा संख्या में जो चुंबकीय बल रेखा जा रहा है, देखो ज्यादा संख्या में चुंबकीय बल रेखा लोहा से गुजरेगा। देखो कम संख्या में कहां से? हवा से। क्या कर रहे हैं? देखो ये पूरा डोमेन हम याद रखो। डोमेन कहता है किसी पदार्थ में, किसी चुंबकीय पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को डोमेन कहते हैं। ये लोहा है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं है? और नहीं भी अगर चुंबक के संपर्क में आ गया तो चुंबक बना कि नहीं बना? इसमें तो बहुत जगह नॉर्थ पोल बना क्योंकि ये चुंबक बन गया, क्योंकि ये चुंबक के संपर्क में आ गया। अगर मान लो ये मृदु लोहा है या नरम लोहा है तो अस्थायी चुंबक है, लेकिन यह जब चुंबक के संपर्क में आता है चुंबकित हो जाता है। बोलो बोलो नहीं, ये एक प्रकार का चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह व्यवहार करेगा? और लोहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं तेजी से पास करेगी। क्यों? क्योंकि लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है। ये चुंबकीय बल रेखा है। अभी में नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साउथ। अभी देखो घूमने लगेगा। यही रिलक्टेंस फोर्स। ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, बोलेंगे आई तुम्हारा क्या हो गया? रोटर। तो ऐसे ही जैसे अभी हम तुमको बता रहे थे दिस वन,
इसको अपनी ओर खींच रहा है ना, यहाँ भी देखो ये मैग्नेट है, करंट ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको ऐसे खींचता है, ऐसे, इसी से रोटेशन होता है। क्योंकि इसमें जो हम इसी करंट दिया है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, आज इसको तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बार-बार मिलेगा, नॉर्थ साउथ बार-बार घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये दिस वन। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जिसमें विद्युत धारा आते हैं तब चुंबक बने, अभी विद्युत धारा नहीं दे तो नहीं बने। अगर एसी देंगे तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, डीसी देंगे तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। याद है तब ना सिंक्रोनस मोटर में रोटर में डीसी एक्साइटेशन देते थे तो उसको घुमाना पड़ता था, बोलो। अब देखो ये अब इसको यहां लेके आएगा, जो हम यहां कर रहे थे दिस वन। अभी घूम गया तब इसी से रोटेशन हो जाएगा इसका। ये मैग्नेटिक लॉकिंग है, देखो ये नॉर्थ ये साउथ है। अगर आप चाहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग कभी ना हो तो रोटर को थोड़ा तिरछा रखना पड़ेगा। अगर चाहते हैं आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो तो थोड़ा सा रोटर को इससे क्या रखना होगा, तिरछा। लिख लो, क्वेश्चन है। मैग्नेटिक लॉकिंग ऐसे को कॉगिंग कहते हैं, रुक जा। मैग्नेटिक लॉकिंग ऐसे को क्या कहते हैं, कॉगिंग। लिख लेगा, लिख दें COGING, कॉगिंग को रोकने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग को रोकने के लिए रोटर को क्या करना होगा, रोकने के लिए रोटर को, मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग को रोकने के लिए रोटर को तिरछा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, तिरछा रखा जाता है। अब इस पर आपके मन में विवाद आएगा कि सर अगर ये करंट का दिया का मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया और ये अगर इसे इसको लिया, इसे किया, इसे इधर घुमा और इसी से आपको एक रोटेशन जनरेट हो जाएगा, हम लॉक क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में आएगा हम लॉक ही तो होना चाहिए तभी तो घूमेगा। नहीं, लॉक करके अगर आपको घुमाना है ना इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड को, तो पहले देखा मैं करंट के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो करंट नहीं करता, डीसी एक्साइटेशन नहीं होता इसमें, डीसी एक्साइटेशन नहीं होता, ना ही इसमें स्लिपिंग होता है और ना ही इसमें कंप्रेस होता है। इसलिए इसमें करंट देके इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हैं। इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण और ये जो नॉर्थ साउथ पोल बनता है मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, जो वोल्टेज जनरेट होता है उससे जो करंट जनरेट होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता क्या है, जैसे इसमें आप करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जाएगा, इंड्यूस वोल्टेज जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करेगा तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो चुंबकीय बल दिखाई निकलेंगे, चुंबकीय बल दिखाई निकलेंगे तब ये दोनों नॉर्थ साउथ में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और तभी क्या करेगा, घूमने लगेगा। अब उसमें क्या होता था, सिंक्रोनस मोटर में आप याद कीजिए, हम रोटर को भी किसी सप्लाई देते थे, इधर कि नहीं, इसमें रोटर को कोई किसी सप्लाई नहीं देते, हम लिखा दिए रोटर में रोटर को किसी सप्लाई नहीं देंगे। इसी को चला हम लोग कहते हैं ना, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में चले गए हम लोग। मेनली यही फेनोमेनन है जो अभी हम आपको दिखाएं, बाकी थ्री फेज का कनेक्शन है। देखो थ्री फेज में कैसे रोटर घूमता है, थ्री फेज कनेक्शन दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, बोलेंगे एक घुमा देगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इतना चाहते होता है थ्री फेज में कि बिना कोई स्टार्टर के इसको क्या करता है, रोटर को घुमा देता है। यही फेनोमेनन है थ्री फेज का। ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही घूमने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इसके थ्री फेज में करंट देने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, ये कौन बोला था, एसी का स्टेट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा रोटेटिंग एसी करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसमें अगर हम कोई रोटर रखते हैं तो उसको घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा। फिर दूसरा मामला है, हम चलते हैं तो उसमें कहां, रिलक्टेंस मोटर पर। तो यहां फिगर में तुमको समझ में आ जाएगा। तो कुछ दिख रहा है, इसमें करंट दिए तो ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो ये यहां है तो इसको इधर खींचेगा, फिर यहां है तो इधर खींचेगा, फिर ये अगर यहां है तो इधर खींचेगा, सब ना अपने अपने तरफ खींचेगा। इसको अगर इसको हम यहां इधर खींचा, इसको यहां इधर खींचे, रोटेशन नहीं हो जाएगा। यहां जैसे आता ही पता मेरे साथ आओ, ये यहां तक मेरे साथ आओ, इसमें रोटेशन हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा। इसको कहते हैं रिलक्टेंस मोटर। इसको चला काट दो, एक गलती से दूसरे जगह से पॉइंट आ गया। या एक कैसा स्पीड वाला कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर है, इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एकमात्र रिलक्टेंस मोटर है जिसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। काय कहते हैं, क्योंकि ये लगभग कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर है। लिखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रिलक्टेंस मोटर को सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। रिलक्टेंस मोटर के नाम से जानते हैं, हाँ सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन मोटर को, रिलक्टेंस मोटर को कौन मोटर के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसका स्पीड लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका पावर फैक्टर बताइए कितना रहता है, 0.6 से 0.7। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर कितना है, 0.8। ऐसी दक्षता कितनी है। इसका उपयोग सिग्नलिंग डिवाइस, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमर्स, फोटोग्राफ इत्यादि में किया जाता है। आवृत्ति और वोल्टेज बदल कर इसकी गति को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल देने का मतलब उल्टा नहीं है, गति की दिशा बदल देना और गति को बदल देना, दोनों में अंतर है। गति की दिशा बदल देना मतलब उल्टा कर देना, और गति बदल देना मतलब कम ज्यादा कर देना। ये जो वोल्टेज को कम ज्यादा की जगह गति कम ज्यादा हो जाएगी। अब यहां से हम लोग दोस्त मेरे कुछ
कुछ और पॉइंट्स हैं हिस्टैरिसीस मोटर के जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। सॉरी रिलक्टेंस का, फिर चलेंगे हम लोग हिस्टैरिसीस। थैंक यू।